So, today we are going to learn what is accounting, what is the objective of accounting, what is the accounting process. So, let's learn the definition which is given by the American Institute of Certified Public Accountant. It means CPA Institute. So, what they are saying that a art of recording, classifying, summarizing in a significant manner or in and in term of money, transactions and event which in part at least of the financial character and interpreting the result thereof. So this definition is a quite difficult. So we can break down these definitions. It is the art of recording. So आपको रिकॉर्डिंग कैसे करना है आपको पता होना चाहिए. फिर रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, आपको क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई का मतलब क्या होता है कि आपका ये इवेंट्स है या फिर आपका ट्रांजेक्शन्स है. तो इवेंट्स जो होता है वो कुछ भी हो सकता है बिजनेस के अंदर. ऑर्डर का मिलना एक इवेंट्स होता है, बट ऑर्डर के मिलने पर आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करते. अब आप उसकी अकाउंटिंग कब करेंगे, जब वो ऑर्डर जो है ट्रांजेक्शन का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि आपने सेल्स एग्जीक्यूट कर दिया, अब वो सेल्स हो गया, तब आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे. तो वो क्लासिफिकेशंस आपको ब्रॉडली समझाता है कि ये इवेंट है या ट्रांजेक्शन है. फिर उसके बाद समराइज. बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, लेकिन उसको आपको समराइज करना होता है ताकि आप उसको समझ सके, एनालाइज कर सके. और जब आप उसको समराइज करेंगे तो समराइजेशन बेसिकली ट्रायल बैलेंस के लेवल पे होता है. आगे हम लोग सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बट समराइजेशन जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के लेवल पे होता है. जब ये सारा चीज हो गया, ठीक है, तो उससे आप क्या करेंगे, आप एक फिनेंशियल्स रिपोर्ट बनाएंगे और उससे जो रिजल्ट्स आएगा, चाहे वो प्रॉफिट आए या लॉस आए, आप उसको क्या करेंगे, स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी उसे आप समझाएंगे. ठीक है, तो ये एक डिफिनेशन है अकाउंटिंग का. तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स. ठीक है, और ये रिजल्ट्स किसको कम्युनिकेट करना है, आपको स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है. स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं, वो इंटरनल्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इंटरनल्स के अंदर में क्या होता है, बिजनेस के ओनर होंगे, ठीक है, एम्प्लॉय होगी, मैनेजर्स होंगे, उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स होंगे. तो ये सारे के सारे इंटरनल हैं. एक्सटर्नल कौन होगा, एक्सटर्नल बैंक्स हो सकता है, उसके बाद सप्लायर हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं. तो बेसिकली आप जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो सारे के इन सारे लोगों के रिक्वायरमेंट्स को वो कैटर करता है. ठीक है, तो हमारी कोई भी अकाउंटिंग करने के पीछे की ऑब्जेक्टिव्स है और उसके स्कोप्स हैं. तो उसमें हम क्या क्या चीज़, कौन सी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या पर्पस के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होती है कि हमको ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली हम अपने बुक्स पे कैसे रखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये हमको अकाउंटिंग बताता है. क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और फिर समराइज करते हैं. तो ये हमको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प हो जाता है. ठीक है, इससे क्या होता है, ताकि हम करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सके. इससे अगर अगर हमने सब चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से रखा है तो हमको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगा. फिर टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर है तो ही हम वहाँ से क्या बना सकते हैं, ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट बना सकते हैं, जिससे हम आसानी से अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले. फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, बिजनेस की बैलेंस शीट, यानी बिजनेस का एक पर्टिकुलर डेट पे एक पॉइंट ऑफ टाइम में बिजनेस कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी ओन करती है, उसके बारे में हमको पूरा का पूरा डिटेल समझ में आया. तो ये क्या बताता है, इट इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको रिपोर्ट्स जो होता है वो आपको एक पोजीशंस बताने में हेल्प करता है. ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितने वैल्यू के एसेट्स है, आपके पास कौन सी लायबिलिटी है,
ठीक है, कितने किस नेचर या किस वैल्यू की लायबिलिटी है, एंड आल्सो द कैपिटल पोजीशंस ऑफ द फर्म्स। कैपिटल पोजीशंस का मतलब होता है कि ओनर्स की फंडिंग पता चल जाती है, ओनर्स का बिजनेस में कितना वैल्यूएशन कितना पैसा अभी है वो आपको हेल्प पता चल जाता है अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग्स रखा हुआ है। तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स होगा तो भी आप फ्यूचर के लिए डिसीजन मेक कर पाएंगे, ठीक है, और आपको राइट डिसीजन में राइट पॉइंट ऑफ टाइम में लेने में हेल्प करेगा। उसके बाद भी कंप्लायंस, बिकॉज हर कंट्री का एक अपना कंप्लायंस होता है, रूल्स होता है, लॉ होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के लिए हो या इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हो, इनकम टैक्स के लिए हो, जीएसटी के लिए हो, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए हो या फिर वैट के लिए हो। तो जो भी टैक्स या कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट होता है, या फिर कंपनी लॉ के लिए हो, या फिर आपके कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज में आपकी कंपनी लिस्टेड है, उसको आपको एक फाइनेंशियल्स ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। तो आपकी जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट पूरी प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखनी पड़ती है। तो बिजनेस एंटिटी सच एज द कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज आर रन एंड गवर्न अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेजिस्लेचर्स। सो सिमिलरली डिफरेंट टैक्सेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आर आल्सो एप्लीकेबल टू एवरी बिजनेस हाउसेस। तो उसके लिए applicable होता है, और to keep, so everyone has to keep and maintain the different type of accounts and record as prescribed by the corresponding। तो हर लॉ आपको क्या करता है, एक प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये अकाउंट्स मेंटेन करना है, कम से कम इतने सारे लेजर्स, इतने सारे जो है रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होते हैं और इतने सालों के लिए मेंटेन करना होता है। तो अगर आपने अकाउंट्स रखा हुआ है, इसका मतलब है यू आर कंप्लायंट विद द लॉ। फिर हम आगे समझते हैं कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस हमको बताता है कि कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस रेफर्स टू द स्पेसिफिक टास्क इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग एन अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वो हमें एक पूरे के प्रोसेस को बताता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डॉक्यूमेंट, हमारे पास जैसे ही डॉक्यूमेंट आया हमने उसे क्या किया, हमने उसे लिया, हमने उसको एनालाइज करने का कोशिश किया कि ये क्या है। सबसे पहले वो इवेंट्स है ना ट्रांजेक्शन्स है, अगर वो ट्रांजेक्शन्स है तो हम उसके लिए जर्नल बनाते हैं। जर्नल्स के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक रूल होता है जिसको हम गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। गोल्डन रूल्स जो होता है वो हम इसको ऐसे ये कर सकते हैं, हम बेसिकली इसको अकाउंट्स के हिसाब से बनाते हैं। तो 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं मेनली, ठीक है, मेजरली 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, फिर हमारा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारा 3 लेवल्स पे हम अकाउंटिंग करते हैं। 3 लेवल्स की हमारे पहला 3 क्लासिफिकेशंस होता है, फिर तीनों के लिए एक सेपरेट जर्नल एंट्री के लिए फार्मूला है या लॉ है या रूल्स है, जो आप समझना है समझिए। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि डेबिट जो होता है वो कौन होता है, रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल में व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस जो होता है वो डेबिट होता है, इनकम और गेन क्रेडिट होता है। पर अभी हम वो सारे चीज लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रोसेस क्या बताता है कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट ले लिया, वो ट्रांजेक्शन है या फिर इवेंट्स है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैंने उसे जर्नल बना लिया। जर्नल से क्या होता है, फिर वो लेजर में पोस्ट कर लिया। लेजर में क्या होता है कि हम एक तरह से, ये क्लासिफिकेशन टूल्स है, ये क्या एक तरह की क्लासिफिकेशन टूल्स है कि हर जो नेचर ऑफ खर्चा होता है उसके हिसाब से हम उसका एक सेपरेट लेजर मेंटेन करते हैं, और उसके बाद हमें एक समराइजेशन होता है। तो बेसिकली ये रिकॉर्डिंग के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और ये हमारा समराइजेशंस को क्लासिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ये क्लासिफिकेशंस की, और ये हमारे समराइजेशंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब हमारे पास क्या होता है, कुछ सर्चे होते हैं जिनको हम अपफ्रंट पे किए होते हैं, तो उसका बेनिफिट जो होता है ओवर द पीरियड मिलता होता है, ठीक है। उसके लिए हमें कंसेप्ट और कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो कुछ एंट्रीज होते हैं जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस रखा होता है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होता है, तो हम उसके सर्टेन पोर्शंस को हम क्या करते हैं, डेफर कर देते हैं। तो वो सारी चीज को हम अक्रूवल्स या एडजस्टमेंट एंट्रीज में उसको हम लिखते हैं। फिर जब हमने एडजस्टमेंट एंट्री मारने के बाद फिर हम एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, उसके बाद हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इसका मतलब हम यहाँ पे पीएनएल, बैलेंस शीट, और हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑन इक्विटी बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, ये सारी की सारी हम चीज़ें बनाते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर हम ये साल का बुक्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। पोस्टिंग, क्लोजिंग एंट्री, हम सारे के सारे जो भी हमारे
जो एक्सपेंस थे उसको हम पीएनएल में ले जाके क्लोज कर देते हैं, और पीएनएल के भी जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम इक्विटी के साथ रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व्स के साथ हम उसको क्लोज कर देते हैं, और फिर हम एक पोस्ट ट्रायल बैलेंस बना के हम अपना पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, जो कि हमारे न्यू ईयर के लिए वो क्या ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होता है, जिसके अंदर सिर्फ एसेट और लायबिलिटी बचता है। सारे नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो साल के अंदर में क्लोज हो जाते हैं। जब हमारी ये पूरी चीज़ें जब खत्म हो जाती है, हमारा नए से अकाउंटिंग ईयर्स के लिए जब हम अभी जो ट्रायल बैलेंस को हमने क्लोज किया था वो नए अकाउंटिंग ईयर्स के लिए हमारे पास एक अवेलेबल ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होता है। फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। हमारे को अकाउंटिंग करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स का जानना बहुत जरूरी होता है, जिससे बिजनेस एंटिटीज कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो होते हैं वो एक्चुअल में दो आदमी होते हैं या दो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, तो दोनों को हम इंडिविजुअली जो है ट्रीट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। मनी मेजर कॉन्सेप्ट बताता है कि वही ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी के वैल्यू में हम मेजर कर सके। फिर हमारा गोइंग कंसर्न बताता है कि एज्यूम करेंगे बिजनेस का जो होता है परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी एंडलेस लाइफ होती है, बट अगर बिजनेस को लगता है कि कोई फिनेंशियल क्राइसिस है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स को जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से अगर लग रहा है कि बिजनेस आगे सस्टेन नहीं करेगा, तो हमें गोइंग कंसर्न के ऊपर अपने नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी कि हम जनरली कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हिस्टोरिकली एट कॉस्ट पे करते हैं, बाद में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो एडवाइस करता है कि उसको हमको रिवैल्यू करना है, यानी हम उसको फेयर वैल्यू पे दोबारा अकाउंटिंग कर सकते हैं या नहीं करते, वो हम आगे IFRS के जब हम डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस। फिर डुअल एस्पेक्ट में मतलब होता है हर ट्रांजेक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमेशा अकाउंटिंग जो होता है वो किसी पीरियड में और जो कॉस्ट जिससे मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे अप्लाई होता है, कि जैसे खर्चा जिस पीरियड से रिकॉर्डेड होता है रिलेटेड होता है उसको उस पीरियड में पोस्ट करते हैं, या इनकम जिस पीरियड से रिलेटेड होता है हमको उस पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर अक्रूवल्स में क्या होता है कि हम ये भी बेसिकली ये मैचिंग कॉन्सेप्ट्स का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि अक्रूवल में क्या होता है कुछ खर्चे होते हैं जो हम टेक्निकली अभी नहीं पे किए होते हैं लेकिन हम उसको यूज कर लिए होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसकी एक्सपेंस बुकिंग करेंगे जिस पीरियड में हमने उसे यूज किया है। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिविटी एविडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम जो है जो भी अकाउंटिंग करेंगे बहुत ऑब्जेक्टिवली करेंगे, फेयर करेंगे, फेयर फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस को मेंटेन करके करेंगे। ठीक है। तो आगे के कॉन्सेप्ट में हम जो है जर्नल के बारे में सीखेंगे कि जर्नल होता कैसे है, जर्नल की अकाउंटिंग, जर्नल के बेसिक रूल्स के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। तो हमारा कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशंस हमको हेल्प करता है क्या, जैसे कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जो चीज़ हमने एक बार फॉलो कर ली हमें क्या होता है, हमें सेम सेम प्रिंसिपल सेम रूल्स हमें क्या होते हैं सब्सिक्वेंटली भी फॉलो करने होते हैं। इससे क्या होता है कि हम इससे कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जहाँ पे हमारा एजम्पशंस होता है, हम बेस्ट जजमेंट यूज़ करते हैं, तो हमें नोट्स ऑन अकाउंट्स में उसको क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है, ताकि स्टेक होल्डर उसको आसानी से समझ सके। फिर हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी होता है। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे यूजर्स के ओपिनियन को चेंज कर ले और वो बिजनेस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हमको हमेशा नोट्स ऑन अकाउंट्स में बताना होता है, उसको हम मटेरियलिटी बोलते हैं। फिर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस का मतलब होता है हमारा फॉर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि हम इसको टेक्निक जब हम समझेंगे जब हम लीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि लीज हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है ऑपरेशनल लीज, दूसरी होती है फाइनेंस लीज। तो पहले क्या होता था, कुछ लीज होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन उसकी लाइबिलिटी हमें क्या होते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर्स होती है, तो हमको उसको लीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको हमको फाइनेंशिंग लीज में उसको लिखना पड़ता है, ताकि हम कोई भी ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटी नहीं रखें। ठीक है। तो ये भी जब हम IFRS 16 पढ़ते रहेंगे तो जाके हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये प्रूडेंस कैसे काम करता है व्हेन इट कम्स टू द रिपोर्टिंग। ठीक है। तो यहाँ बोलता है कि फॉर प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट प्रोविजंस आर लॉस टू बी प्रोवाइडेड एट द पॉलिसी ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये प्रूडेंस बोलता है कि आप एक काम करो, प्रॉफिट अगर कुछ है तो नहीं, लेकिन लॉस को आप अभी से रिकॉर्ड करके रखो, ताकि आपकी जो है एटलीस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आपके स्टेटमेंट्स है, जो आपके एफएस है, वो आपको करेक्ट से करेक्ट रिजल्ट दें। ठीक है। तो ये आपको प्रूडेंस जो है ये आपको हेल्प करता है
आपके बुक्स को फाइनलाइज करते वक्त। फिर हम क्लासिफिकेशंस को ऊपर में हमने पढ़ा था जनरली कि हमारे पास एक पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, दूसरे रियल्स होते हैं और तीसरे नॉमिनल होते हैं। पर्सनल में हम आदमी आदमी से रिलेटेड होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो पर्सनल या तो वो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है वो तीन तरीके से होता है। ये एक तरह से समझिए रिलेटेड टू इंडिविजुअल है, तो डेविड हो गया, जॉर्ज हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ये पर्सनल। आर्टिफिशियल जो होता है मैसेस रिलायंस, मैसेस दीज ब्राइट माइंड्स, दीज आर लाइक अ हमारे आर्टिफिशियल्स है। उसका रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ अकाउंट इफ देयर इज अ नंबर ऑफ अकाउंट सिमिलर टू द नेचर इट रिप्रेजेंट द ग्रुप लाइक द सैलरी पेबल्स account, rent payable account, insurance prepaid account, interest receivable account, these are like a representative पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। फिर हम रियल अकाउंट्स में चीज़ें वो लेते हैं जो एसेट के बारे में हमें बताता है। एसेट कैन बी ऑफ टू टाइप, या तो वो टांजिबल होगा नहीं तो इनटांजिबल। टांजिबल वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी है, फर्नीचर। इनटांजिबल वो होता है जैसे नॉन टचेबल है, जैसे गुडविल है, प्लांट है या फिर कॉपीराइट है। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलने का बहुत जो दोनों एसेट्स होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। नॉमिनल में वो होते हैं सिंस ये कोई एक रिप्रेजेंट, since this account does not present any tangible asset it is called nominal या fictitious accounts। तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है, लॉस है, गेन है, इनकम है, इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। फिर हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम दो तरह की है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो ये कोई बिजनेस सिमिलर स्मॉल बिजनेस है तो वो शायद सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन कर सकता है, पर हम लोग जो समझेंगे वो हम डबल एंट्री सिस्टम को ही समझेंगे, जिसके फादर कहलाते हैं लिक्वा स्पेशली, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को ये किया जी, मतलब दे आर द फाउंडर, ही इज द फाउंडर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो अब हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बेसिकली क्या बोलता है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर में रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है, और डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। कोई भी चीज इम्बैलेंस नहीं होगा, दोनों बैलेंस चलेगा। फिर हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोस आउट क्रेडिट, जो आया है वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। उसके बाद एक्सपेंस जो है, ठीक है, या कोई भी लॉस जो है वो आपको डेबिट होगा, और इनकम या कोई भी गेन हो रहा है तो वो हमारा क्रेडिट होगा। हर सिचुएशंस में डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमारे पास ये कोई जर्नल एंट्री के एग्जांपल्स है। तो जर्नल एंट्री के एग्जांपल्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। तो यहाँ पर जो एक कैपिटल है ये एक तरह की बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट होने से इंक्रीज होता है, और एसेट जो होता है वो डेबिट होने से इंक्रीज होता है। एसेट जो है डेबिट होने से इंक्रीज होता है। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। तो हमारे पास कैश है, कैश एक तरह से एसेट अकाउंट्स है, यानी कि वो रियल अकाउंट है। तो कैश आया तो डेबिट हो गया, और इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट हुई जिसको हम पर्सनल बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर जो है वो हमारे गिवर है, इसीलिए उनको क्रेडिट कहा जाएगा। तो हमारे यहाँ कहा गया कि इंट्रोड्यूस कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमने 50 इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 50,000, हमने 50,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश आया और कैपिटल बना। अब हम इसको बोलते हैं कैश डेबिट टू कैपिटल। कैश आ गया और हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। फिर उसके बाद दूसरा हुआ कि परचेज इन कैश, यानी हम कोई भी चीज जाके हम परचेज हमने कैश में कर लिया। इसका मतलब है हमारे पास इन्वेंटरी आई है। ठीक है। अगर हम इसको एसेट के फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरा कि हम इसमें देखिए गुड्स परचेज, तो हमारे पास गुड्स परचेज हुआ यानी इन्वेंट्री आई, यानी कि रियल अकाउंट आया। तो इसका मतलब होता है इन्वेंट्री कम्स, तो डेबिट हो गया, और हमारे पास से पैसे गए। पैसे मतलब कैश जो है अगेन वो रियल अकाउंट है, जा रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। फिर तीसरी है क्रेडिट के ऊपर बी से हमने खरीदा है कितने का, 25 का। तो यहाँ भी अगेन इन्वेंटरी आ रही है, तो हमारे पास परचेज रियल अकाउंट डेबिट है, लेकिन राम यहाँ पे जो है, सॉरी बी जो है वहाँ यहाँ पे देने वाला है, तो वो गिवर है, क्रेडिट द गिवर है, उसकी लाइबिलिटी है। और इवन ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होने से इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पर लाइबिलिटी को इस तरह रिकॉर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंस है, फ्रेट हमने कैश में पे किया, तो फ्रेट हमारे पास क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेट हमारे पास क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो हमने बोला था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल अकाउंट जब भी कोई खर्चा बढ़ेगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और हमारे पास से कैश चला गया तो कैश आउट है जो कि रियल अकाउंट है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे गुड सोल्ड टू बी। बी जो है मिस्टर सी, मिस्टर सी जो है हमारे पास, ये कौन है, हमारे पास मिस्टर सी जो है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट, जो कि अभी हमारा रिसीवर है।
रिसीवर है तो रिसीवर को हम डेबिट बोलते हैं, तो डेबिट द रिसीवर। फिर हमारे पास से क्या गया, सेल्स गया। सेल्स में बेसिकली ये गुड्स हमारे पास से गया है, इन्वेंटरी आउट हुई है, तो इसलिए हम इसे रियल अकाउंट की तरह ट्रेड करते हैं। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारे से माइनस हो गया। फिर हमारे पास क्या आया कि हमने कैश सेल किया, कैश सेल में हमारे पास कैश आए और हमारे पास से इन्वेंटरी आउट हुआ है, तो कैश आया है तो रियल अकाउंट है। और ये सेल्स है, सेल्स बेसिकली गुड्स की हुई है या इन्वेंटरी की हुई है, तो इन्वेंटरी हमारे पास से गया है। इसका मतलब व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा रियल अकाउंट का। फिर मैंने बोला परचेज कंप्यूटर, अब हमारे पास एसेट आया, तो परचेज हमने पास कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, एक एसेट है, यानी वो रियल अकाउंट की बारे में बात है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर हमारे पास से कैश चला गया था, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर हमारे पास एक नया एग्जांपल है जिसमें हमने बोला था कमीशन का इनकम रिसीव हुआ, तो हमने बोला था कमीशन हमें इनकम की तरह रिसीव हुआ, तो इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या बोला था कि जो भी इनकम आएगा वो हमारे लिए क्रेडिट होगा। और कैश चूंकि हमारा रियल अकाउंट था तो कैश मेरे पास आया, इसीलिए मैंने उसे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरह से हमने सारे एक एक ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज किया कि वो पहले कौन से नेचर का अकाउंट्स है, फिर हमने प्रिंसिपल को अप्लाई किया और प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद हमने अपना जर्नल बनाया है। तो ये हम यहाँ तक अभी तक रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग लेजर के बारे में सीखेंगे और ट्रायल बैलेंस, यानी अभी तक हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स को सीखा है। सेकेंड क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, हमारा ये पूरा जो लर्निंग सीरीज है ये हमारा अभी से चालू हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में सीखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बारे में सीखा है। तो यानी कि अभी हमारा स्टेज 1 कंप्लीट हुआ अकाउंटिंग साइकिल का, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। जैसे हमने जर्नल कर दिया, सेकेंड में हम सीखेंगे, जैसे हमने फिर हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे, यानी हम इसको क्लासिफाई करना पहले सीखेंगे, यानी एक जगह में इसको ग्रुप कर करके हम इसको क्लासिफाई करेंगे, जो जिस कैटेगरी का है हम उसको उसके साथ उसके जीएल में उसके लेजर में जाके हम उसको एक जगह पे क्लासिफाई करके लिखते हुए चले जाएंगे। तो कल हम सीखेंगे लेजर के बारे में। फिर आगे का प्रोसेस ये होगा कि उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस के बाद में सीखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, जो हमने क्लासिफाई किया था उसको हम समराइज करेंगे। फिर हमारा जो फोर्थ सेशन होगा, फोर्थ सेशन में हम इससे सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। तो आप जो है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जो है रिकॉर्डिंग से लेके फाइनलाइजेशन में तक 4 क्लास के अंदर में सीख जाएंगे, क्योंकि जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल या कोई भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे जर्नल के कॉन्सेप्ट आए, उसे लेजर समझ में आए, उसे ट्रायल बैलेंस बनाना आए, उससे वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीख जाए। तो अभी क्या है, ये हमारी लर्निंग सीरीज का पहला वीडियो है।